दो एप्लीकेशन हो गए थे। कंडक्टिंग स्फेयर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया था, आज इनसाइड निकालेंगे। लेकिन मज़े की बात, कंडक्टिंग नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टिंग स्फेयर या कंडक्टिंग कोई भी ऑब्जेक्ट है या मेटलिक कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है चार्ज सरफेस पे एक्यूमुलेट करता है। अंदर चार्ज नहीं होगा तो अंदर फील्ड भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कंडक्टिंग स्फेयर के अंदर फील्ड कितना है, तो कंडक्टिंग स्फेयर के अंदर फील्ड 0 होता है। समझ लो मेरी बात, कंडक्टिंग स्फेयर के अंदर फील्ड 0 होता है भाई। तो आइए निकालते हैं तीसरा एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग, कुछ भी कह सकते हो, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर inside the sphere। ये नॉन कंडक्टिंग ध्यान रखना, नॉन कंडक्टिंग है इसीलिए अंदर फील्ड है। कंडक्टिंग होते ही अंदर फील्ड 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज 0 हो जाएगा। ठीक बेटा, सेंटर पे क्यों नहीं होता? किसके? कंडक्टिंग के, नॉन कंडक्टिंग के? कंडक्टिंग के। प्रॉपर्टी है बेटा मेटल्स की, चार्ज हमेशा सरफेस पे एक्यूमुलेट करता है। अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया हमने, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन थोड़ा सा लेवल अप है पिछले वाले से, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस है r, सेंटर है O। इस पे चार्ज है कितना? Q। कितना चार्ज है? Q। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर। कहाँ पे? r डिस्टेंस पे, सेंटर से r डिस्टेंस पे। एज यूजुअल क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस बनाएंगे जो कि अपने आप में इक्विपोटेंशियल भी होता है। यहाँ पे एक पैच ले लेंगे, पैच का एरिया, पैच का फील्ड, कैलकुलेशन वैसे ही होगी। एक जगह फंसोगे। कहाँ फंसोगे? कि जो चार्ज हमारे पास अवेलेबल है पूरे के पूरे स्फीयर का है, अंदर वाला चार्ज नहीं है। चार्ज ऑन कंप्लीट स्फीयर Q। अंदर Q तो नहीं होगा। एक जगह, पूरे जग में 1 लीटर पानी आता है तो आधे जग में 1 लीटर तो नहीं आएगा, 1 लीटर से तो कम ही आएगा। कोई कहेगा जी आधा लीटर आएगा, वो पता नहीं आधा आएगा या कितना आएगा, लेकिन 1 तो नहीं आएगा। क्योंकि हो सकता है शेप यूनिफॉर्म ना हो, नीचे से थोड़ा सा ब्रॉड हो, ऊपर से नैरो हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना श्योर है कि भाई 1 लीटर अगर पूरे कंप्लीट जग पे आता है, फुल्ली फिल्ड जग पे आता है, तो आधे लीटर पे, हाफ फिल्ड जग पे 1 लीटर पानी तो नहीं आएगा, 1 से कुछ कम आएगा। ऐसे ही पूरे स्फीयर पे जब Q आ रहा है तो अंदर वाले पार्ट पे Q तो नहीं आएगा, कुछ डिफरेंट आएगा। मान लेते हैं Q डैश। ठीक है, Q एंक्लोज कितना हो गया इस बार? हमें क्या चाहिए? चार्ज एंक्लोज। गॉस थ्योरम लगानी है। गॉस थ्योरम कब लगेगी? जब Q एंक्लोज पता होगा। Q एंक्लोज पता करना थोड़ा सा दिमाग का काम है। तो Q एंक्लोज, Q डैश, ये पता करना है। ये पता होते ही फिर तो कल की तरह फटाक से निकाल देंगे। अब इसको पता करने के लिए यहाँ एक क्वांटिटी की हेल्प लेंगे जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं? बता रखा है, रो। तो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर मैं रो मान लूं, जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए बता दूं,
कुछ नई चीज़ नहीं है, कुछ खतरनाक सा नहीं है ये। चार्ज अपॉन लेंथ कर दोगे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया कर दोगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम कर दोगे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो से इसको डिनोट करते हैं बेटा, ठीक है, बात समझ रहे हो। और ये क्या होता है, Q बाय वॉल्यूम। इससे भी निकाल सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। वैसे कैसे, यूनिटरी मेथड, जिसको फैक्टर लेवाइल मेथड भी कहते हैं, 6th क्लास से आप लगाते आ रहे हो। यहाँ पे चार्ज किस चीज़ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम पे। कितनी वॉल्यूम पे कितना चार्ज है, पूरे स्फीयर की वॉल्यूम पे Q चार्ज है। तो फैक्टर लेवाइल मेथड का यूज़ करें तो हम क्या कह सकते हैं, चार्ज ऑन वॉल्यूम 4/3 इज इक्वल टू Q। तो चार्ज ऑन यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, और जो हमारा एनक्लोज्ड पार्ट है यानी कि जो गॉसियन पार्ट है उस पे निकालना है तो उसकी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देता हूं तरफ। इतना ही तो है वॉल्यूम भाई। एक पेंसिल का प्राइस आ गया, 10 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दिया तो 10 पेंसिल का प्राइस आ जाएगा। तो यूनिट वॉल्यूम का चार्ज आ गया, वॉल्यूम की मल्टीप्लाई जितनी मर्जी उतनी दोनों तरफ कर दो, जितनी वॉल्यूम पे चाहिए चार्ज आ जाएगा। ठीक, इसी को तो कह रहे हो Q एनक्लोज्ड, इसी को कह रहे हो Q डैश। 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या बचा, स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। ये थी दुविधा। ये अगर है ना, इस ड्रैगन का शिकार अगर कर लिया तो अब पूरा डेरिवेशन खत्म, अब कुछ नहीं है। ये आ गया तो डेरिवेशन आ गया, ये नहीं आया तो आगे फिर कुछ नहीं आने वाला। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो, पक्की बात। Q एनक्लोज निकालना था, Q एनक्लोज मिल गया, आप कल की तरह कर सकते हैं। इसको नोट करिए, फिर आगे काम करते हैं। जो बच्चे जेई मेंस में या नीट में अपीयर होना चाहते हैं और चाहते हैं कि टाइम वेस्ट ना हो, 12th रनिंग में सिलेक्शन निकल जाए, तो 12th वाला पार्ट तो हम कर ही रहे हैं, सॉलिड हो जाएगा। छूट जाता है तो बैकअप के लिए मैंने लेक्चर अपलोड करने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। बाई चांस समझ में नहीं आता तब भी आप घर जाके रिपीट देख सकते हो, बाई चांस की देखना है तो। 11th वाला पार्ट तो फिर भी स्पॉइल रहेगा, 50% पार्ट मेजर पार्ट है सिलेक्शन के लिए। मैं प्योर एकेडमिक नहीं पढ़ाता, 11th में कॉम्पिटिटिव डाल के ही पढ़ाता हूँ ताकि आपके नीट जेई के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। तो किसी का अगर वीक रह गया है तो मैंने डालना शुरू कर दिया, वो चेक कर सकता है अगर टाइम हो और सीखने की इच्छा हो तो, अदरवाइज कोई बाउंडेशन नहीं है। हो गया भाई।
हो गया बच्चों? चलिए, अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें, अब तो सॉर्टेड है। कल क्या बताया था? ds इज परपेंडिकुलर टू सरफेस बिकॉज एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑन एन गॉसियन सरफेस, ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। जब दोनों ही सरफेस के परपेंडिकुलर है तो आपस में कैसे हो गए? पैरेलल। और जब पैरेलल हो गए तो एंगल कितना हो गया? अब लगा सकते हैं जीटी। जीटी बोले तो गॉस थ्योरम यार, अकॉर्डिंग टू जीटी। जीटी बोले तो गॉस थ्योरम। क्या कहता है? E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अब डॉट हटा के EDS cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू क्यू एनक्लोज की वैल्यू डाल दूं? नहीं आया था? ds का इंटीग्रेशन s बोले तो सरफेस एरिया, स्फेयर का सरफेस एरिया छोटा आर लूं बड़ा आर लूं? 4 पाई आर स्क्वायर में छोटा आर लूं या बड़ा आर लूं? भैया इसका चाहिए तो मैं सरफेस एरिया ये बुद्धि बहुत ज़रूरी है, नकल के लिए अकल चाहिए। ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया और क्या दिख रहा है? E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है। कैपिटल आर तो रेडियस है, छोटा आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ कैसा आएगा? कल आ गया याद? ये डेरिवेशन ख़त्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। हो गया भाई? ये लेफ्ट साइड वाला तो हो गया होगा।
जिनका नहीं भी हुआ है पूरा नहीं मिटाया मैंने, देखिए। मजे की बात क्या मिली, फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। ध्यान रखना इसमें क्यूब आ रहा है, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड में आर स्क्वायर आता है, सिर्फ डाइपोल में क्यूब आता है। के को खोल के लिखना है, खोल के लिख लो। ई जो है यहाँ पे आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ग्राफ कैसा आएगा। लेकिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आएगी कि छोटा आर बड़ा आर बराबर हो जाएंगे, इसको कहते हैं सरफेस पे आ गए। समझ रहे हो बात को, छोटा आर। उसके बाद अब क्या होगा, आउटसाइड जब हम पहुंच जाएंगे तो ये भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ये कब के लिए है, कब के लिए निकाला, इनसाइड के लिए। आउटसाइड के लिए कल निकाल चुके हैं। स्फीयर कैसे बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज की तरह, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा। हाँ बोलो। ये कांस्टेंट है बेटा, ये वेरिएबल है। रेडियस तो तुम बदल नहीं दोगे, तुम्हें तुम्हारे पापा ने एक बॉल दिलवा दी, रेडियस थोड़ी बदल दोगे उसका। कैलकुलेशन पर्पज से डिस्टेंस बदल सकते हो, तुम यहाँ स्टडी करो, यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, कहीं ले जाओ। समझ रहे हो लॉजिक। रेडियस तो फिक्स रहेगा, कभी ना कभी इसकी छोटे आर की वैल्यू आर से कम भी होगी, कभी बराबर भी होगी, कभी ज़्यादा भी होगी। जब कम होगी मतलब हम अंदर की बात कर रहे हैं, इनसाइड। जब बराबर होगी मतलब हम सरफेस की बात कर रहे हैं। जब ज़्यादा होगी मतलब हम आउटसाइड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बराबर हो गए, मतलब हम बात कर रहे हैं इसके आगे वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, तो ग्राफ ऐसा जाएगा। तो इनसाइड ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, दैट इज वाई स्ट्रेट लाइन। आउटसाइड समझ में आ रही है बात, ये सेंटर, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर डिस्टेंस नॉट रेडियस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बोर्ड में कई बार आ चुका है और एंट्रेंस एग्जाम्स में भी बहुत बार आ चुका है। रट लेना, सेम ग्राफ रिपीट होगा मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, वहाँ भी इंपॉर्टेंट है, यही ग्राफ बनता है। वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, वायर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये तो भूल मत जाना कभी, ठीक है। बना लो। और छोटा सा मत बनाओ, बड़ा सा बनाओ, ताकि दूर से दिखाई दे, एग्जाम में भूल जाओगे जब रिवीजन करने जाओगे। लिख भी लो इंपॉर्टेंट, कम से कम आधे पेज का तो बनाओ, इसको कोने में दिखाई भी नहीं देगा क्या था ये। दोबारा बनाओ, दोबारा से बना लो एक बार। अरे मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करोगे, दिखेंगे इस पे क्वेश्चंस। पागल कर दी राम जी ने। बांग भी धतूरा भी एक साथ ले लिया। ग्राफ बहुत पूछे जाते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में ही पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, जेई में बहुत बार पूछा गया है, बोर्ड वाले भी पूछने लगे। कोई भी क्वेश्चन नया फ्रेम होता है, पहले एडवांस वाले पूछते हैं, फिर मेंस वाले पूछते हैं, फिर नीट वाले पूछते हैं, फिर बोर्ड वाले पूछते हैं। 8-10 साल के अंदर कॉमन हो जाता है, सब जगह आता है वो क्वेश्चन। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन के। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एटम के अबाउट, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना था, 95 में पूछा है जेई वालों ने, 2005 में बोर्ड में आ गया 10 साल के अंदर, और 95 से 2005 के बीच में मेडिकल में आ गया। तो ये तो बहुत बार पूछा गया है, बिना बात में थोड़ी ना आपके पीछे पड़ा हुआ हूँ मैं। कर लो कर लो कर लो। हो गया, ये हो गया इंपॉर्टेंट। इसके बाद 2 एप्लीकेशन और बची हैं, वो अभी फिनिश कर देंगे। उससे पहले थोड़ी सी बात ग्राफ के ऊपर ही कर लेता हूँ मैं आपसे। इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जा चुका है।
हो गया भाई? आधे घंटे मैथ पढ़ के इतनी थक जावे बेचारी, सीधा भी यहाँ बैठा जाता है। ओहो, ये दूसरी लॉन मस्क है हमारी। एक ही है, एक ही है। एक ही है। तीनों ग्राफ तोते की तरह रट लेना, दिमाग से निकलना नहीं चाहिए। कौन सा किसका है ये बता देता हूँ, मुझे पढ़ा लेने दो। छापना बहुत जरूरी है, समझ में आए चाहे ना आए, है ना। अगले साल, है ना, अगले साल फिर पेपर आएगा, फिर दे लेंगे। कुंभ का मेला थोड़ी ना हर साल आवे। बहुत जिंदगी पड़ी है, अभी तो बालक है, अभी तो 20 के भी ना हुए, क्या दिक्कत है? 25 से पहले सिलेक्शन लिया तो क्या सिलेक्शन लिया, 30 से पहले ग्रेजुएशन हुई तो क्या ग्रेजुएशन हुई, जिंदगी पड़ी है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के पोटेंशियल का भी होता है, लेकिन सिलेबस में नहीं है, हट गया है, आता नहीं है कहीं, इसलिए नहीं बनवा रहा। अदरवाइज 2 इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं, 2 पोटेंशियल के बनने चाहिए थे, लेकिन पोटेंशियल का एक ही बनवा रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वाले की ज़रूरत नहीं है। कंडक्टिंग के अंदर चार्ज 0 तो फील्ड 0, तो यहाँ मैंने कुछ नहीं दिखाया। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ये इनसाइड की बात हो रही है। ये आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए ग्राफ कैसा बना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये पॉइंट सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, ये इनसाइड, ये आउटसाइड, और ये सेंटर को शो करता है। सेंटर पे कितना, 0। तो एक तो 4 क्वेश्चन यही बन गए। पहले तो ग्राफ डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ग्राफ ऑप्शन में दे सकते हैं, उसके अलावा ग्राफ बनवा सकते हैं, डेस्क्रिप्टिव पेपर बोर्ड का है तो। उसके अलावा 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। सेंटर पे कितना, 0, इनसाइड कितना, सरफेस पे कितना, आउटसाइड कितना। ये तो रिलेशन बता दिया, कैसे डिपेंड करता है, कैसे वेरी करता है। होगा कितना, अंदर 0, सेंटर पे 0, यहाँ मैक्सिमम होगा ना सरफेस पे, दिख रहा है कहाँ होगा मैक्सिमम, पूछ लेंगे कहाँ मैक्सिमम, सरफेस पे मैक्सिमम। कितना होता है मैक्सिमम, ठीक है। बाहर कितना होता है, समझ गए, वैल्यूज मिल गई। फिर बता देता हूँ, सेंटर पे 0, इनसाइड 0, सरफेस पे KQ/R का स्क्वायर, और बाहर KQ/r का स्क्वायर। खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ग्राफ की शेप याद रहेगी। नॉन कंडक्टिंग में अंदर अभी फॉर्मूला पढ़ा, ये क्या है, सरफेस, ये क्या है, आउटसाइड, मैक्सिमम सरफेस पे कितना, और अंदर के लिए भी लिखा है, फॉर्मूला नोट करा है, फिर भी किसी को याद ना रहे फिर बता देता हूँ। ठीक, ये सरफेस, ये सेंटर, पहले मेरी सुन ले बेटा, ये इनसाइड या आउटसाइड, बात समझ में आ गई। मैक्सिमम कहाँ, सरफेस पे, कितना, इतना। फिर कहाँ, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, बढ़ेगा लीनियरली, घटेगा हाइपरबॉलिकली। समझ में आई बात।
पोटेंशियल ये सरफेस पे कितना है, मैक्सिमम, बाहर कम होने लगता है। फॉर्मूला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, एग्जैक्ट फॉर्मूला KQ/R। पोटेंशियल में स्क्वायर नहीं आता है, बुढ़ापा आ जाएगा, समझ में नहीं आएगा। अंदर ये बहुत बार पूछा गया, अंदर कितना, सरफेस पे कितना, ठीक है। तो सेंटर से लेके सरफेस तक वैल्यू कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है। नीट का क्वेश्चन है, सरफेस पे 80 वोल्ट, तो सेंटर पे कितना, 80 वोल्ट कांस्टेंट रहता है। पोटेंशियल सेंटर से लेके सरफेस तक सेम रहता है। ऐसे पूछ सकते हैं R/2 पे 80 वोल्ट, R/2 मतलब सेंटर से सरफेस के बीच में, तो सेंटर पे कितना, सरफेस पे कितना, जागो भोलेनाथ जागो। बात समझ में आई, ध्यान रखना। फ्रॉम सेंटर टू सरफेस पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर एंड देन इट डिक्रीजेस। ये तीनों तोते की तरह रट के रखना। फिर कह रहा हूं करियर छोटा हो जाएगा, बड़ा बड़ा बनाओ, दूर से दिखे, तुम्हारे लिए है। एग्जाम में जाओ तो दिखे दूर से, हाँ मैंने लिखा है। अब इतना बड़ा लिखा है तो कुछ रीजन होगा, तो एकदम भेजे में स्ट्राइक करें। एक लाइन में मत करो, ऊपर नीचे नीचे 2 पेज पे बनाओ। ऊपर के आधे पेज पे ये, नीचे के आधे पेज पे ये, अगले आधे पेज पे ये, और बचे हुए आधे पेज पे लिख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल द 3 ग्राफ्स। काम की बात कोने में लिखोगे, कोने में रह जाएगी वो। वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब वी को टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक। हो गया भाई। भाई गोरे पन्नों की कॉपी खरीद ले। हो गया, और जोर से फेंक, बाहर निकाल दे क्लास से। यार ऐसा है, अब तुम इतने बड़े हो गए हो, तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता है तुम समझदार हो, मैच्योर हो, अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम्हारे बिहेवियर से झलकती नहीं है। टीचर पागल नहीं होता। स्कूल में तो कमीशन मिलता है, स्कूल की स्टेशनरी खरीदनी है, स्कूल का ही बुक सेट खरीदना है। हम लोगों को कोई स्टेशनरी वाला आके ये नहीं कहता कि लो सर आपने इतने रजिस्टर बिकवा दिए। हम कह रहे हैं तो आपके फ़ायदे के लिए कह रहे हैं। पॉइंट क्या है, बेसिकली वी नीड टू डेवलप योर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। ठीक है, मैंने कहा काली कॉपी यूज़ मत करो, गोरी कॉपी यूज़ करो। मतलब तुम ऐसा लिखोगे, ठीक है, कि तुम्हारा ही मन नहीं कर रहा कॉपी उठाने का, क्या पड़ा। इंटरेस्ट बनना चाहिए देख के। छोटा छोटा कोने में लिख दोगे,
पता नहीं कहाँ गया, ढूंढते रह जाओ। खुद का लिखा हुआ खुद ही ढूंढने को मिल नहीं रहा। समझ रहे बात को? तीन एप्लीकेशन हो गए, चौथा एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अप्रोच सेम है, मेथड सेम है, ताकि भेजे में घुस जाए, याद हो जाए, इसलिए अप्रोच सेम रखी है। समझ रहे हो बात को? एक ही तरीके से करा रहा हूं सारे के सारे। चौथा एप्लीकेशन कर चुके हैं पहले हम एक बार। तुम कर दिया करो भाई, नहीं आते तो। हो गया बेटा, रब कर दें इसको। समझ लो, बाद में नोट करना। पहले कर चुके हैं हम इनफाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं, लेकिन जो पहले निकाला था वो निकाला था कूलाम लॉ की हेल्प से। अब निकालेंगे गॉस थ्योरम की हेल्प से। अब निकालेंगे गॉस थ्योरम की हेल्प से। बहुत सिंपल। हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, पहले भी था अब भी है। पहले लेंथी था, अब शॉर्ट में हो जाएगा। लेकिन ये मत सोचना शॉर्ट में हो गया तो शॉर्ट वाला ही फॉलो करना है, वो स्पेसिफिकली पूछ लेते हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, क्या रखा है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। अब यू पूछ सकते हैं विदाउट यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। तो जो बोलेंगे दोनों से आना चाहिए आपको। क्या फायदा साइंस पढ़ के? कुछ ना रखा इन बातों में, खुरपा ले ले हाथों में। जितनी फीस जा रही 11वीं की, 12वीं की, ट्यूशन की, कोचिंग की, स्कूल की, भैंस आएंगी 4 फर्स्ट क्लास, दूध देंगी बहुत बढ़िया। वो वहाँ ना आवे, वो ना आवे, वो ना आवे, किराया भी ना देगा इतने में है। पढ़ ले, बाद में बात करियो। खरीदना बहुत दूर की बात, किराए पे भी ना आवे। आसपास की मिल जाएगी, आसपास को बिजनेस भी वैसे ही मिलेगा। फिर यहाँ ध्यान दो, ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना? लैम्डा कूलाम पर मीटर। अब कहोगे जी ये क्या है? ये पहले बता चुका हूँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। क्या है ये? लीनियर बोल दिया तो चार्ज अपॉन लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो Q इज इक्वल टू। अब हमें इससे R डिस्टेंस पे क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करें? गॉसियन सरफेस बना लेते हैं हर बार की तरह। गॉसियन सरफेस क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस बता रखा है। लाइन चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? तो सिलेंडर बना लेते हैं भाई। ठीक है, ये क्या बन गया? गॉसियन सरफेस। इसकी लेंथ हमने कंसिडर कर ली कितनी? L है तो इन्फिनिटी तक, लेकिन हम कितनी ले रहे हैं? सिर्फ L। यहाँ चाहिए फील्ड, तो यहाँ एक पैच ले लिया, पैच का एरिया ds, पैच का फील्ड E। अगर मुझे किसी तरह से Q एनक्लोज्ड मिल जाए तो गॉस थ्योरम लग जाएगी, काम हो जाएगा। तो Q एनक्लोज्ड कैसे निकालें? इससे, यही तो है Q एनक्लोज्ड। भाई चार्ज क्या होता है? लैम्डा क्या होता है? Q बाय L। तो Q क्या हो गया? लेंथ L है, तो Q एनक्लोज्ड ही तो है ये।
अब देखो ds इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू, आपस में कैसे हो गए, थीटा कितना हो गया, यहां तक बात समझ में आ गई, खत्म। जिसको आ गया उसका भी खत्म, जिसको नहीं आया उसका भी खत्म। लगा दो गॉस थ्योरम। जीटी बोले तो ठीक, डॉट हटा के जीरो ना लिख दूं, कॉस जीरो की वैल्यू, ठीक है। ds का इंटीग्रेशन s बोले तो सिलेंडर का सरफेस एरिया 2 पाई आर एल, एल से एल, ई का फॉर्मूला ये आसान है या कूलाम लॉ वाला आसान था, लेकिन करने दोनों पड़ेंगे, ठीक है। कब कौन सा पूछ ले कुछ नहीं पता। ये आपका चौथा एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। पहले काम कर लो, बाद में बतिया लेना भाई। है बेटा, कुछ नहीं की डिमांड मत करा करो, कुछ नहीं बहुत महंगी है। गूगल कर लेना, कुछ नहीं ब्रांड की विस्की कितने कितने प्राइस की बोतल है, कुछ नहीं ब्रांड की विस्की आती है। नहीं भैया मेरा बजट नहीं होना भाई, इतनी फीस ना देते बालक। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं बोलते हुए सोचा करो, सामने वाला कभी क्या कि कुछ नहीं, बड़ी है ना एक्सपेंसिव डिमांड्स हैं। तो भारी मिलेगा ना
हो गया? हो गया बेटा? देखिए पांचवा और आखिरी एप्लीकेशन। क्वेश्चन कराते रहते हैं, क्वेश्चन मार्क डालने की आदत पड़ गई। एक शीट है मेरे पास जिसका एरिया इनफाइनाइट है। पहले भी बता चुका हूँ, इनफाइनाइट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, समझने के लिए इनफाइनाइट कहा जाता है। जैसे कि ये चौक है, इसकी लेंथ फाइनाइट भी है और इनफाइनाइट भी है। हार्डली 4 सेंटीमीटर की होगी। इसको चार्ज दे दिया जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए, अगर 4 सेंटीमीटर पे पूछा जाए तो ये इसकी लेंथ फाइनाइट। 4 मिलीमीटर पे पूछूंगा तो इनफाइनाइट। भाई हमारी हाइट चींटी के कंपैरिजन में क्या है? इनफाइनाइट। और दूसरे पर्सन के कंपैरिजन में क्या है? फाइनाइट। तो भाई ऐसे समझ लो, यहाँ पे मैं फील्ड निकाल रहा हूँ तो ये एंगल मेजरेबल है, नहीं है? 30, 45, 60, 50 कुछ ऐसे ही बन रहा होगा। और इस पॉइंट को खिसका के बहुत नज़दीक ले आऊँ यहाँ, तो ये एंगल क्लोज टू 90 हो गया। क्लोज टू 90 हो गया तो हो गया इनफाइनाइट। ऐसे ही इनफाइनाइट शीट का मतलब ये नहीं है कि इतना बड़ा पन्ना उठा के लाओ, कॉपी का पेज इनफाइनाइट है। अगर बहुत नज़दीक पे आप फील्ड निकाल रहे हैं तो, दूर चले गए तो फाइनाइट। तो इनफाइनाइट जब कह रहा है तो मतलब समझ जाइए कि बहुत नज़दीक में फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, बस इसलिए इनफाइनाइट है। ऑप्टिक्स में नहीं पढ़ते? 10वीं में ऑप्टिक्स पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी? 10वीं में पढ़ी थी ना। ह्यूमन आई के लिए 2 पॉइंट पढ़े जाते हैं, नियर पॉइंट और फार पॉइंट। नियर पॉइंट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन कहते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। 25 सेंटीमीटर वैल्यू होती है। कोई भी चीज़ आप 25 सेंटीमीटर पर रख के पढ़ेंगे कंफर्टेबल है। 25, 30, 35, उससे नज़दीक लाएंगे तो दिखना बंद हो जाता है, विजन ब्लर्ड हो जाता है। तो जितने क्लोजेस्ट वैल्यू पे, जितने कम डिस्टेंस पे आप कंफर्टेबली रीड कर सकते हैं या कोई चीज़ ऑब्जर्व या देख सकते हैं, वो क्या है? नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट जितनी दूर तक आप कंफर्टेबली देख पाते हैं वो फार पॉइंट, वो इनफाइनाइट बताया जाता है। तो अगर वाकई में इनफाइनाइट है तो बता दो मोदी जी दिल्ली में क्या कर रहे हैं, क्या बता दो पुतिन क्या कर रहा है रशिया में बैठा हुआ? इनफाइनाइट नहीं है। इनफाइनाइट क्यों कहा गया? रिलेटिव टर्म है बेटा। मतलब आप 25 सेंटीमीटर तक देख पा रहे हो तो 25-30 मीटर तक देख लेते हो कंफर्टेबली। 25 मीटर और 25 सेंटीमीटर 100 टाइम्स हो गया, 100 टाइम्स हो गया, इसलिए इनफाइनाइट हो गया। जब कैलकुलेशन करोगे लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला में, तो क्या होगा? एक तरफ 25 सेंटीमीटर, एक तरफ 25 मीटर रखोगे तो कन्वर्ट करोगे तो 2500 हो जाएगा ना, 2500। बात समझ में आई? तो वैल्यूज़ क्या आएंगी? 25 तो नेग्लिजिबल हो गए, नेगलेक्ट कर दोगे, इसलिए इनफाइनाइट बोला जाता है। तो रिलेटिव टर्म है। ये सब बात क्यों बताई? क्योंकि ये इनफाइनाइट सच में इनफाइनाइट मत समझ लेना। कोई भी शीट इनफाइनाइट ही होती है। कब? जब बहुत नज़दीक पे जाके फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो तब। इस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है कितनी, सिग्मा। आधा नया बना दो हिंदी का, ये सिग्मा क्या होता है, ये चार्ज अपॉन एरिया। तो सिग्मा बोले तो क्यू की वैल्यू मिल गई। अब इसकी वजह से फील्ड चाहिए, तो गॉसियन सरफेस क्या बता रखा है मैंने, प्लेन शीट का गॉसियन सरफेस एक तरह का इक्विपोटेंशियल होता है। तो शीट के लिए इक्विपोटेंशियल क्या होता है, 2 पैरेलल शीट्स। तो एक शीट यहाँ बना लो, एक शीट यहाँ बना लो, लेकिन वो शीट इनफाइनाइट बनानी जरूरी नहीं है, वो छोटी मोटी चलेगी। तो छोटी मोटी इससे इधर एक शीट ले ली, सर्कुलर हो सकती है, एलिप्टिकल हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, शेप डजंट मैटर, शीट है। एरिया इसका मान लो ए, और ऐसी इधर एक शीट ले लो, सेम इसका भी एरिया ए। अब यहाँ चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक पैच लोगे, ds हैंड टू हैंड लिखना बहुत ज़रूरी है भाई। ये है ना पीएचडी की थीसिस है, अभी जमा करवानी, शाम को ऑफिस बंद होने वाला, नहीं तो फिर अगले साल दोबारा लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ds हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी, जब ये दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर तो आपस में कैसे हो गए, एंगल कितना हो गया, लगा दो गॉस थ्योरम। अबे यही काम चौथी पांचवी बार नहीं कर रहे। अब ईमानदारी से बताओ मेरी बात वैलिड है या नहीं है। मैंने कहा यहीं के यही रटवा दूंगा, तो अब भी 5 बार में भी नहीं रटा, तो फिर तो भैया छोड़ दो, कुछ और काम कर लो। गॉस थ्योरम, लाली पेन रख दे, हथियार गेर दे, मान जा, क्यों खून पी रही भैया, ऐसे भेजे में उतार ले, लिखा रखा पीडीएफ भेज दूंगा। कैसे जलील लोग हैं। डॉट हटाया तो cos 0 डिग्री, क्यू एंक्लोज की जगह क्या लिखूं, एक तरफ का, शीट पे दोनों तरफ चार्ज है, तो अभी तो चार्ज एक साइड का लेंगे, देखो ऐसे सिग्मा ए। अब यहां सरफेस एरिया शीट का दोनों साइड का लेंगे, इसका कूलाम लॉ से भी प्रूफ हो जाता है। ds का इंटीग्रेशन s बोले तो एक साइड का a, दोनों साइड का 2a, स्क्वायर कर दी यार। इसकी मम्मी ने 10 रुपए दिए, थोड़ी देर बाद पापा ने 10 रुपए दिए, भाई आया, बहुत पैसे मिल गए, कि हाँ बहुत मिल गए, कितने, 10 की पावर 2। भाई कह रहा मुझे भी कुछ दिलवा, दुकान पे जाके फजीते हो गए वहाँ। तू सही है तो दुकान खोल। परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, इसलिए एन कैप लगा देते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन शो करने के लिए। नोट करिए बहुत जल्दी से, हल्का सा और बताना है इसमें, अभी जल्दी नोट कर लो, 2 मिनट और लूंगा अभी आपके। और अब जो बताने वाला हूँ वो बहुत बार पूछा गया है, वो भी फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। एनसीईआरटी में भी है एज ए क्वेश्चन, बोर्ड में भी आ चुका है, ठीक है, और अलग कई जगह और भी पूछा गया है। अंदर लिख ले यार।
ये तो ऐसे कह रही दोस्त को लेकर गई दुकान पे शॉपिंग करने, तू बाहर रुक जा। अब वो बाहर रुक गई तो हमारे साथ नहीं है, अंदर आ गई तो हमारे साथ है। हो गया भाई? खाएंगे ना। देखो ऐसा है, एजुकेशनल वीडियो का ना ऐसा होता है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए होती है। अब पढ़ने वाले को ऐसा एंटरटेनिंग वीडियो तो है नहीं, स्किप कर ले भाई, तेरे को आता है तो आगे करके देख ले, स्पीड बढ़ा ले। इंफॉर्मेशन चाहिए ना। आइए, टॉपिक भी खत्म, चैप्टर भी खत्म। जिसको आ गया उसका भी खत्म, जिसको नहीं आया उसका भी खत्म। ये 5वीं एप्लीकेशन में ही है। देखो दो शीट हैं, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। बेटा कॉपी छीन के रख लूँगा, देने का भी नहीं। क्यों कहोगे दूसरों के मास्टर फ़ोन छीने, हमारा मास्टर कॉपी छीन ले। ये फर्स्ट प्लेट, ये सेकंड प्लेट। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट। तो ये क्या हो गया? ये आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, ये आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट, ये इन बिटवीन द प्लेट्स। तीनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते हैं, और मैं आपको पहले बता चुका हूं, जहां कहीं निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड वहां क्या रखेंगे? टेस्ट चार्ज रखो, क्या दिक्कत है। लेकिन ध्यान रखना, ध्यान भटकाएंगी दोनों शीट्स, तो एक टाइम पे सोचना एक ही है, दूसरी है ही नहीं। ये वाली सोच लो, अभी है नहीं, अभी बनाई नहीं मैंने। यहाँ सिर्फ एक शीट है पॉजिटिव वाली, तो यहाँ रखूंगा टेस्ट चार्ज। तो पॉजिटिव वाली क्या करेगी? उसको भगाएगी या खींचेगी? धक्का देगी ना, ऐसे आएगा ना फील्ड। वैल्यू क्या होगी? यही होगी। यहाँ रखूंगा तो पॉजिटिव वाली शीट क्या करेगी? धक्का देगी, भगाएगी? भगाएगी भी, धक्का भी देगी, खींचेगी नहीं। ओके, यहाँ रखूंगा तो पॉजिटिव वाली, मान लो नेगेटिव है ही नहीं अभी, तो कितनी हो गई? धक्का देगी। ओके, अब मान लो ये पॉजिटिव वाली हटा दी हमने, सिर्फ नेगेटिव है यहाँ पे। नेगेटिव वाली क्या करेगी? अट्रैक्ट रिपेल, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे रखूंगा तो नेगेटिव वाली क्या करेगी? अट्रैक्ट रिपेल। पॉजिटिव मान लो है ही नहीं, यार सोच लो गायब हो गई, ऐसे। ठीक है, यहाँ रखूंगा तो नेगेटिव वाली क्या करेगी? ये दोनों अपोजिट हैं क्या? इक्वल भी है क्या? ये दोनों अपोजिट है क्या? इक्वल है क्या? तो आउटर रीजन में यहाँ 0, दूसरी साइड आउटर रीजन में बीच में कितना हो जाएगा? ये ऐड हो जाएंगे। तो
तो बिटवीन द प्लेट्स इन आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट कितना 0। पूछ रखा है कई बार, ध्यान रखना। इन आउटर रीजन ऑफ in between plates E1 plus E2 sigma by 2 epsilon naught कितना आ गया? बात समझ में आई नहीं आई? इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। नोट करना है नोट कर लो, फोटो लेनी है फोटो ले लो, घर जाके दोबारा देखना, घर जाके दोबारा देख लेना।